ओके। सो किसी का कोई डाउट? किसी ने पुराना वाला स्ट्रेटजी ट्राई किया? अविनाश, यस सर। ट्राई किया था? नहीं, एक्चुअली मैंने ट्राई नहीं किया था। चाहिए था ना। कोई नहीं, ठीक है। चलो एक बार ओवरऑल मार्केट का कंडीशन देख लेते हैं। ओवरबॉट कंडीशन में सबसे ज्यादा अभी स्टॉक्स हैं। ओके, निफ्टी 50 प्रेत अभी कहाँ पे चल रहा है? 55, मतलब मैक्सिमम स्टॉक्स पे साइडवेज रहेगा निफ्टी 50 के अंडर में। और अभी 52 हाई के आसपास चल रहा है। एरोस्पेस, एफएमसीजी, मेटल, आईटी, ये सारे स्टॉक्स सब लगभग 52 वीक के आसपास ही है। लार्ज कैप फिलहाल सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। मिड कैप तो स्मॉल कैप के नीचे भी चला गया। मतलब फिलहाल जो तुम लोग स्टॉक्स पे नोटिस करोगे, अगर स्टॉक्स वगैरह लेना है तो लार्ज कैप पे ध्यान देना। ठीक है, लार्ज कैप के लिए निफ्टी का जो 100 या 200 जो है उसी पे फोकस करो। फिलहाल मिड कैप एंड स्मॉल कैप को छोड़ दो। मार्केट जब ऊपर जाएगा तब मिड कैप एंड स्मॉल कैप देखना। बट लार्ज कैप में वही दिक्कत है कि 5 से 10% मिल जाए तो निकाल लेना वहां से। अगर मिड कैप या स्मॉल कैप में जाओगे तो लॉस होने का चांसेस है, नहीं तो फंसा देगा। ये एक चांसेस है। नेक्स्ट, ठीक है, कौन से सेक्टर पे फोकस रखना है? एरोस्पेस एंड डिफेंस, ऑटो सेक्टर देख सकते हैं, टेलीकॉम में देख सकते हैं, रियलिटी देख सकते हैं। फार्मा भी अच्छा है। बैंक तो मैं प्रेफर करता ही नहीं हूँ। फिनांस भी नहीं चाहिए। आईटी ठीक है, ऑयल ठीक है, मिसलेनियस एंड मेटल्स। ओके, ठीक है। चलो, डीआई फिलहाल मिसलेनियस में ज्यादा इन्वेस्टेड है। ओके ओके, चलेगा, ठीक है। मिड कैप में सबसे ज्यादा एडवांस है, फिर भी मिड कैप नीचे जा रहा है। लार्ज कैप फिलहाल मार्केट को होल्ड करके रखा है, ये भी सही है। मार्केट ब्रेथ लगभग मार्केट 4.5 टू डे डाउन, ठीक है, मतलब एक स्टेबल एरिया में है। 52 हाई के आसपास फिलहाल चल रहा है एबीबी। टाटा मोटर्स तो बहुत ज्यादा भाग गया, फेल। ब्लू स्टार, ओके, काफी सारे हैं। रैलीज भी बहुत अच्छा मूवमेंट दे दिया, उसको अभी नहीं देखेंगे। 52 वीक हाई लार्ज कैप फिलहाल है। पॉजिटिव वॉल्यूम नेगेटिव वॉल्यूम को क्रॉस करने का कोशिश कर रहा है, अभी भी टाइम लगेगा। स्टॉक्स 50 एसएमए के ऊपर फिलहाल है। ओके, चलो बाद में देख लेंगे। आज का जो टॉपिक है वो डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक सिलेक्शन का कुछ प्रोसेस एंड कैसे हम लोग उस स्टॉक्स पे ट्रेड करेंगे, क्या करेंगे, उस बारे में एक लिटिल बिट ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं। आज जो हम लोग देखेंगे वो ट्रेडिशनल वे में देखेंगे कि जिस हिसाब से मार्केट में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, जो मैं फॉलो करता हूँ मेरे लिए, मैं जनरली जिस हिसाब से ट्रेड कर, मैं एक पैटर्न बेस पे करता हूँ। तो मेरा जो वीकली सेटअप है, मेरे पास वीकली सेटअप 3 टाइप का होता है। डेली सेटअप में मेरा क्या रहेगा, वीसीबी पैटर्न रहता है। एंड जो सर नॉर्मल होता है, हाँ बोलो। सर एक बात बोल रही थी, वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए ना सर। और रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, एक बार देख लेता हूँ फिर भी। ओके सर। स्टार्ट है। ओके, सो ये हो गया मेरा डेली सेटअप। डेली सेटअप के अंदर मेरा 3 टाइप और आ जाता है। ठीक है, ये मेरा स्पेशल सेटअप है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके लिए टाइम लगेगा। तो फिलहाल जिस हिसाब से तुम लोग काम कर सकते हो
उस हिसाब से मैं आज बताऊंगा कि उसको देख के लिटिल लिटिल अपना जो क्वांटिटी है उससे स्टार्ट करो। ठीक है, बाद में पैटर्न पे आएंगे, क्योंकि पैटर्न ये जो पैटर्न यूज करता हूँ वो एक्चुअली मैं जनरली मार्क माइनर मैंने को फॉलो करता हूँ, जो पता है सब, काफी लोगों को शायद नाम भी पता होगा। वो यूएसए का मतलब टॉप इन्वेस्टर एंड ट्रेडर है, मैं उनका ही फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल जो हम लोग मार्केट में कर सकते हैं, देखो स्टॉक सिलेक्शन का दो वे होता है। एक क्या होता है कि हम लोग सेक्टर वाइज एनालिसिस करते हैं। लाइक देखो, फिलहाल मैं एनर्जी इंडेक्स में हूँ। एनर्जी इंडेक्स मुझे क्या बता रहे वो हम देख लेते हैं कि एनर्जी इंडेक्स कहीं ना कहीं अपना डिमांड जोन से निकल के ऊपर जा रहा है। एंड अपना 50 जो एसएमए है, एक चीज याद रखना, मार्केट 50 एसएमए को बहुत अच्छा से रिस्पेक्ट करता है। सो मार्केट का टेंडेंसी रहता है कि वो अगर 50 एसएमए से बहुत दूर चला जाता है तो 50 एसएमए को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो अपने को दो चीज देखना है। एक, कोई भी स्टॉक्स हम लोग सिलेक्ट करें तो 50 एसएमए के नजदीक हो, एटलीस्ट 10%। एंड हम लोग जब एंट्री करेंगे तो जो 20 एसएमए है इसके आसपास जब सपोर्ट लेगा तब हम लोग एंट्री करेंगे। जैसा इस इंडेक्स में अगर हम लोग देखते हैं तो देखो अपना 50 एसएमए को बहुत अच्छा से रिस्पेक्ट करते हुए 20 एसएमए के ऊपर सपोर्ट लेते हुए जा रहा है। अगर हम लोग नोटिस करेंगे कि जब जब के ऊपर गया, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे नोटिस करता हूँ इस जगह से मार्केट ऊपर गया था एंड देखो 40% के आसपास, 35 के आसपास के आसपास उसने मूव दिया था 50 एसएमए से। उसको करेक्ट करने के लिए फिर से मार्केट आ गया। मतलब ज्यादा दूर तक 50 एसएमए से नहीं रह सकता है कोई भी स्टॉक्स। तो अभी वही मेरे लिए एक चिंता के कारण है कि फिलहाल इसने 40% दे दिया। सो मे बी और 5% देने के बाद एक रिवर्सल ले सकता है। तो अपने को याद रखना है वही स्टॉक चूज करना है जो 50 एसएमए के एटलीस्ट 10% के आसपास हो, क्योंकि 50 एसएमए से ज्यादा दूर अगर चला जाएगा स्टॉक्स तो वो एक रिवर्सल का कारण हो सकता है। अब इसका देखो यहाँ पे भी वही चीज था, 50 एसएमए से काफी दूर चला गया था। कितना गया था? 23% के आसपास। उसके बाद वो वोल्टेज डिपेंड करता है, जैसा देखो निफ्टी आईटी में जितने सारे स्टॉक्स है, ठीक है, एक मिनट। सो निफ्टी आईटी में जितने सारे स्टॉक्स है उसमें मूवमेंट देखोगे ज्यादा नहीं होता है एज कंपेयर टू हमारा सीएनएक्स एनर्जी। सो सीएनएक्स एनर्जी में सबसे मतलब जितने सारे स्टॉक्स है उसका मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। ओके, रेदर देन सीएनएक्स आईटी। तो हमेशा कोशिश करना, कोई भी इंडेक्स अगर हम लोग देख रहे हैं तो पुराने कुछ व्यू देख लेना कि कितना ऊपर जा सकता है नॉर्मली। ये नॉर्मल कंडीशन नहीं था, नॉर्मल कंडीशन यहाँ पे है। अगर हम लोग देखेंगे कि 50 एसएमए से कितना दूर गया था, सो 50 एसएमए, सॉरी ये 200 हो गया, 50 एसएमए से ही 50% के आसपास गया था। उसके बाद एक करेक्शन आएगा जो 50 एसएमए के आसपास जरूर आएगा। ठीक है, तो यही चीज बता रहा हूँ, 50 एसएमए से अगर ज्यादा दूर है तो स्टॉक्स को सिलेक्ट नहीं करना। देखो इंडेक्स 50 एसएमए के आसपास आके 20% के आसपास वो ले रहा है। तो हमें जो स्टॉक्स ढूंढना है, ये इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स एटलीस्ट यहाँ पे करेक्शन करने के लिए आता है अपना 50 मूविंग एवरेज के आसपास। स्टॉक्स हमें वही चूज करना है जो मेरा 50 एसएमए से 10% के अंदर हो। तब अगर उससे बाहर भाग रहा है उसको जाने दो, वो कभी भी फॉल करेगा। सो फिलहाल हम लोग इंडेक्स का एक देख लेते हैं ओवरव्यू क्या कंडीशन है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि एनर्जी फिलहाल काफी दूर है एंड मुझे लग रहा है कि इसके आसपास जाने के बाद एक रिवर्सल आएगा। आईटी का अभी उतना खास मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। आईटी ऑलरेडी अपना रेजिस्टेंस R1 रेजिस्टेंस पे एक रिवर्सल ले रहा है एंड ये लगभग 20 के आसपास आएगा या फिर 20 के आसपास जाएगा, 50 भी इसके पास मुड़ जाएगा, देन तब जाके ऊपर वो जाएगा। क्योंकि
वही बोला कि 50 एसएमए को रिस्पेक्ट करता है हर एक। पीएससी पीएससी तो हमेशा भागते रहता है। कितना गया? 57% के आसपास गया है। इसका भी अगर पुराना रिकॉर्ड चेक करें तो वही 50 हमेशा देखो 50 एसएमए को रिस्पेक्ट कर। ये जो एरिया है ये एक्चुअल एरिया है। इस टाइप के एरिया में अगर काम करोगे तभी फायदा है। जब मार्केट बहुत ऊपर भाग जाता है तो थोड़ा डर रहता है। और वहां पे और यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन भी सही से नहीं बन रहा है, साइडवेज में जा रहा है। या फिर ये जो साइडवेज है अभी भी रहेगा तो इन दैट केस क्या होगा, हमारे जो मूविंग एवरेज है लिटिल बिट इसके आसपास आ जाएगा तब जाके ऊपर जाएगा, नहीं तो ये एक रिवर्सल लेगा। ये दो कंडीशन होता है, या फिर प्राइस रेस्पेक्ट करता है अपने मूविंग एवरेज को या फिर मूविंग एवरेज जाता है प्राइस के पास। तो वही होता है कि प्राइस करेक्शन होगा तो प्राइस मूविंग एवरेज के आसपास आएगा, अगर टाइम करेक्शन होगा तो मूविंग एवरेज खुद प्राइस के पास जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, एक कंसोलिडेशन होगा। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है तो वो और अच्छा है, क्योंकि वहां पे डिमांड बढ़ते जा रहा है, एक एक्यूमुलेशन जोन बनते जा रहा है एंड वो ऊपर जाएगा। तो इस हिसाब से चलता है। सो ये है अपना, मतलब जब हम लोग देखते हैं कि हम लोग अगर चाहते हैं कि इंडेक्स बेसिस पे हम लोग स्टॉक्स चूज करें तो हम कर सकते हैं इस हिसाब से। तो ये एक तरीका होता है। जैसे देखो ये कौन सा है मेरा, एक मिनट लोड होने दो। सी एन एक्स ऑटो, ये मुझे अच्छा दिख रहा है, मुझे लगता नहीं कि ज्यादा डिफरेंस है। देखो 30% के आसपास है एंड ये एक रेजिस्टेंस के आसपास भी है। शायद यहाँ पे कंसोलिडेशन हो। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन हो तो मेरे लिए पोजीशन बनाना बहुत इजी होगा। निफ्टी ऑटो ऑलरेडी एक अच्छा मतलब मूवमेंट भी देता है और हमेशा निफ्टी ऑटो का एक पार्टिसिपेशन रहता है मार्केट को ऊपर जाने के लिए। एंड लार्ज कैप में अगर देखोगे तो निफ्टी ऑटो का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है। एफएमसीजी अगर हम लोग देखेंगे, एफएमसीजी ऑलरेडी करेक्शन मोड पे आ गया है। एंड जब तक इस एरिया को, जब हम लोग स्टॉक्स हो या फिर कोई इंडेक्स हो, जब तक प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करते हम लोग पार्टिसिपेशन नहीं करते। इंडेक्स के लिए, स्टॉक्स के लिए हम लोग कर सकते हैं बट इंडेक्स में हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। तो ये तरीका होता है, इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि इसमें हम लोग ऊपर जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते। ये हो गया इंडेक्स का जो एनालिसिस होता है उसका तरीका। तो अभी कल अगर मंडे को अगर अभी अपने को ट्रेड लेना है तो हम लोग कैसे लेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, निफ्टी 50 जो है उसको हम लोग एक बार देखेंगे कि निफ्टी 50 क्या कर रहा है। कभी भी कोई भी मतलब प्लानिंग करना हो स्टॉक्स बाय करने के लिए तो एक दिन पहले या फिर 2 दिन पहले एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। सो सबसे पहले आप लोग को देखना पड़ता है कि निफ्टी का कंडीशन क्या है ओवरऑल। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, वॉल्यूम को हटा देते हैं। देखो ये जो एरिया है यहाँ पे कोई भी क्लियर कट डायरेक्शन हमें नहीं दिख रहा है। निफ्टी का कोई भी क्लियर कट डायरेक्शन हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, हम लोग सेलिंग भी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? कि यहाँ पे जो मेरा डोजी टाइप का कैंडल बना है इसके नीचे फॉलो थ्रू कैंडल नहीं बना है। एंड सबसे मेन प्रॉब्लम जो है ये ऑल टाइम हाई के आसपास है। मतलब इसका प्रीवियस में ना कोई रेजिस्टेंस है ना कुछ है, कुछ नहीं कह सकते। बट हाँ, ये कैंडल देखने के बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे जाके जो बुल है, जो बायर है, वो अपना क्लोजिंग देके गया। बट उसके साथ साथ हम लोग ये भी बोलेंगे कि लिटिल बिट इस जगह पे हमारे लिए सेलर भी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अगर अपने को पोजीशन बनाना है तो इसके ऊपर ये जो सेलिंग देखो ऊपर से जो वीक आया है, सेलर लोग ऊपर बैठे रहते हैं, इतना तो सभी को पता है। ये जो है ये सेलर जोन है। ठीक है, ये सेलर का एरिया है। सो अगर आधे घंटे का कोई कैंडल यहाँ पे सस्टेन करता है, आधे घंटे का कोई भी कैंडल अगर सस्टेन करता है निफ्टी में, कोई आधे घंटे का कैंडल इसके ऊपर सस्टेन कर गया
उसके बाद अगर सेलर ने इस कैंडल के ऊपर कोई उइग नहीं बना पाया या फिर नीचे प्रेशर नहीं दे पाया, तो हम लोग अपना स्विंग ट्रेडिंग के लिए सोच सकते हैं। जो हम लोग एनालिसिस करेंगे उसके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि पहले ही मैंने बताया यहाँ पे ऑलरेडी सप्लाई जोन आ चुका है। इस एरिया में सप्लाई जोन है, सेलर है। आधे घंटे क्यों मैं बोल रहा हूँ, आधे घंटा बोलने का रीजन यही है कि जो ऑपरेटर लोग हैं वो जानते हैं। देखो मार्केट में पोजीशन बनाने के लिए, क्योंकि मंडे है, मंडे और फ्राइडे का एक स्पेशल रीजन है, बता देता हूँ। मंडे में लोग जब पोजीशन बनाते हैं 9:15 से, सॉरी 9:08 से 10:15 तक मार्केट का जो पोजीशन बनाया जाता है या फिर एडजस्टमेंट होता है वो उस टाइम पे होता है। तो आधे घंटे में अपने को एटलीस्ट डायरेक्शन पता चल जाता है कि अगर 9:45 तक मार्केट नीचे नहीं आ रहा है तो मतलब यहाँ पे बायर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा है, मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए जा सकता हूँ। ये हो गया फर्स्ट आवर में जो बड़े लोगों का पोजीशन बनाना होता है या फिर हेजिंग करना होता है या फिर एडजस्टमेंट होता है वो। सेकंड फेज कब होता है, जो मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ, वो है 2:15 से 3:30 बजे तक या फिर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक जो टाइम होता है। उसमें क्या होता है कि मार्केट का एक दो दिन का डायरेक्शन दिख जाता है। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग, मैं भी वही चीज प्रेफर करता हूँ कि उस टाइम पे मैं मेरा पोजीशन बनाता हूँ। अगर मुझे ओवरनाइट लेके जाना है तो मैं देखता हूँ कि आखिरी में मार्केट किस दिशा में जाना चाह रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं पोजीशन बनाता हूँ। इस चीज को अगर हम इंट्राडे में देखें कि कैसे ये चीज को समझे तो यहाँ से पता चल जाएगा। चलो मैं दिखाता हूँ। पिछले दिन साइडवेज था तो उसके नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये इस दिन में मार्केट नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। ठीक है, अपना इस एरिया में कोई व्यू नहीं बन रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बट इन्होंने क्या किया, 2 बजे के आसपास से इन्होंने मार्केट को ऊपर लेके गया। ठीक है, ऊपर ले जाने के बाद यहाँ पे लिटिल बिट सेल आया, बट ये पूरी तरह से सेलिंग नहीं है। सेलर इस जगह पे बैठे हैं जो मैंने डेली कैंडल पे मैंने जो मार्क किया, देखो ये सेलिंग जोन है। इनफैक्ट इस जोन के मार्केट ने रेस्पेक्ट किया बार बार, मतलब ब्रेकआउट के लिए जा रहा था, बट यहाँ पे देखो इस कैंडल पे भी ब्रेकआउट के लिए ट्राई किया निफ्टी में, बट नीचे आ गए। बट इसका जो जोन है सेलर का बस इतना ही है, ज्यादा नहीं है। तो इसको ब्रेक करना कोई मुश्किल बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि मंडे में एक अच्छा खासा मूव आ सकता है, क्योंकि ये अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिया। सेल नहीं है, देखो सेल की बात अगर करेंगे तो यहाँ पे लिटिल भी इतना नीचे आया, ये आया, बट यहाँ पे देखो एक ही जगह पे प्राइस रुका हुआ है, मतलब यहाँ पे ऑपरेटर लोग कुछ तो कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे या जो भी है, बट यहाँ पे इन लोगों का कुछ तो कहानी है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट का चांसेस है। तो इस हिसाब से पहले निफ्टी को सोचना, मतलब निफ्टी को प्रेडिक्ट करना सीखना होगा कि निफ्टी क्या कह रहे हैं। इनफैक्ट यही चीज तुमको हर एक स्टॉक्स सिलेक्शन के टाइम पे भी अपना सेलर एंड जो बायर्स है, इन लोगों का क्या थॉट प्रोसेस है, ये समझ के हमको चलना है। ओके, तो बायर्स एंड सेलर का कहानी समझना जरूरी है, तभी जाके हम लोग काम कर पाएंगे। तो ये हो गया मेरा निफ्टी का एनालिसिस। एंड कल जब मैं देखूंगा 30 मिनट का कैंडल इसके ऊपर ब्रेक हो रहा है, कोई भी 30 मिनट, 12 बजे के बाद हो, स्टार्टिंग में हो, जब भी हो, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो हम लोग उस टाइम पे सोचेंगे। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, CNX 500 जो मेरा ब्रॉडर मार्केट है। इस ब्रॉडर मार्केट में क्या होता है, मिड कैप एंड लार्ज कैप सभी रहते हैं। उसको एक बार हम लोग देख लेंगे, क्योंकि देखो निफ्टी तो 50 स्टॉक्स को लेके जा रहा है, बट अल्टीमेटली जो ब्रॉडर मार्केट है वहां पे क्या हो रहा है वो देख के भी अपने को बहुत अच्छा से मालूम पड़ जाता है। क्योंकि देखोगे अगर तुम लोग स्टॉक सेलेक्ट करोगे, काफी लोगों के हाथ में देखोगे मिड कैप या स्मॉल कैप होगा। तो उसके लिए अपने को निफ्टी का जो 500 है उसको एक बार देखना जरूरी है। देखो ये है मेरा सेलिंग जोन, जहां पे सेलर बैठे हैं।
हाँ, ये सेलर का जो जोन है, इस देखो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आया है, इसने तो इंडिसेसिव कैंडल, इसका तो कोई मायने नहीं है। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया, नेक्स्ट दिन मार्केट नीचे गया एंड उसके बाद बायर्स ने बहुत अच्छा से ट्राई किया, ऊपर लेके गए, बट स्टिल ये जो जोन है जो निफ्टी में देखा, वही चीज हम लोग ब्रॉडर मार्केट में भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऊपर लेवल में सेलर लोग इसको रोक के रखा है। सेम, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा हम लोग तब तक मिड कैप या स्मॉल कैप में एंट्री नहीं बनाएंगे। लार्ज कैप में बना सकते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं बनाएंगे। ठीक है, बायर सेलर का कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, अभी आते हैं स्टॉक एनालिसिस के लिए। देखो, स्टॉक्स एनालिसिस का अभी फिलहाल तुम लोगों को मैंने एक क्राइटेरिया बोलूंगा। अभी तुम लोग वीसीपी पैटर्न, ये पैटर्न, वो पैटर्न में मत जाओ। अभी अपने को सिंपल क्या है जो हम लोग वीपीए एनालिसिस में देखा, वही चीज अपने को देखना है, वही चीज अपने को फिलहाल करना है। क्या है? कैंडल ब्रेकआउट दे देगा, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देगा विथ लार्ज वॉल्यूम। ये होगा मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होगा? ब्रेकआउट विथ लार्जर वॉल्यूम। ठीक है, ये जो कैंडल होगा, ट्राई करो वही कैंडल हो जो मेरा मारो बुजू हो। फिर उसमें क्या होता है कि विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है। मारूबुजू कौन सा होता है? जिसमें शायद अगर वीक रहे तो एकदम छोटा रहेगा, सॉरी, एकदम छोटा रहेगा, ज्यादा बड़ा ना हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, जो भी ये नहीं बन रहा है, एक छोटा सा एक मारूबुजू का ये मतलब वीक रह सकता है, उससे ज्यादा। इसका मतलब क्या है कि सेलर तो ऊपर है, सेलर रहेगा, कहीं पे भी जाओ सेलर तो तुम्हारे यहाँ पे रहेगा। पता नहीं क्यों नहीं बन रहा है, जो भी है। सो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पे अगर लिटिल बिट एक छोटा सा ये बनता है, क्या नाम है, वीक बनता है, तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, क्योंकि जो रिटेलर लोग हैं उनको अगर एक दिन में 5 से 7% मिल जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ब्रेकआउट के बाद किसी ने यहाँ पे पोजीशन बनाया और उसको यहाँ पे 5 से 7% का एक प्रॉफिट मिल जाता है फॉर एग्जांपल, तो वो डेफिनेटली बाहर निकल जाएगा। उसका 2-3 दिन का मोटो रहता है, वो एक दिन में अगर उसको मिल जाता है तो निकल जाए, तो उसकी वजह से यहाँ पे लिटिल बिट वीक आएगा। तो इस टाइप का कैंडल हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। बट इसके मतलब ऐसा नहीं कि जो कैंडल का, ये देखो मैं कोशिश करता हूँ, इस टाइप का रेट में तो कभी घुसना नहीं, ये तुम लोग भी जानते हो। देखता हूँ यहाँ पे उस टाइप का कोई कैंडल बना है या नहीं। आ, ये देखो, ये जो कैंडल है, ये कैंडल कौन सा तारीख का है? जो भी 18 जुलाई। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे फॉर एग्जांपल, क्या है, हम इसको हटा देते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन के लिए। ओके, तो अपने को क्या है, जो हम लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग जानते हैं, ब्रेकआउट ट्रेडिंग के हिसाब से क्या बोला जा रहा है कि इसके हाई जब ब्रेक करे तो अपने को एंट्री बनाना है। अगर हम देखेंगे कि आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद ये ऐसे वीक बना के आ रहे हैं, मतलब क्या है, ये पूरे जो जगह है, इस जगह पे सेलर बैठे हैं, इस जगह पे सेलर बैठे हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाएंगे। ठीक है, अपने को इस टाइप का कैंडल चाहिए, अपने को इस सबसे बेस्ट है इस टाइप का, क्योंकि इसका रेंज देखो कम है, इसमें रिस्क रिवॉर्ड इजीली बढ़ जाएगा। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड इजीली बढ़ जाएगा। ये लिटिल बिट ज्यादा है, इसको भी कैसे ट्रेड करते हैं हम लोग बताएंगे। फिलहाल हम लोग ये जो छोटा है जिसका रिस्क रिवॉर्ड 5 से 6% के आसपास कैंडल बन रहा है, हम लोग उसको फॉलो करेंगे। इस टाइप का हम लोग बाद में देखेंगे, इसको करने का ट्रिक है, इनफैक्ट इसमें स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस भी ज्यादा होता है एंड ऊपर जाने का चांसेस भी ज्यादा होता है। 50-50 रेशियो होता है एंड इस टाइप का कैंडल में रेशियो ज्यादा होता है।
तो हम लोग इस टाइप का अगर कैंडल देखेंगे लंबा विक ऊपर से बना के दे रहे हैं, हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमेशा ट्रैप करेगा ही करेगा। ठीक है, ये ट्रैपिंग कैंडल होता है, इसको हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। सो इस हिसाब से अपने को सोचना है। ये एक कंडीशन हो गया। दूसरे कंडीशन क्या है? एक तो हम लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे, देखेंगे कि प्रीवियस एरिया में ब्रेकआउट से पहले रेड हो या ग्रीन हो, रेड हो या ग्रीन हो, छोटा छोटा कैंडल एटलीस्ट 3 4 2 कुछ तो बना हुआ चाहिए बिफोर ब्रेकआउट। कैंडल कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा रेड हो या ग्रीन हो। एंड वॉल्यूम, ये जो छोटे छोटे कैंडल बनेगा, इसका वॉल्यूम एकदम कम होना चाहिए। जो हम लोग 20 SMA का वॉल्यूम वगैरह यूज करते हैं, उस लेवल को क्रॉस ना करे। इसमें एक्चुअली वॉल्यूम नहीं दिखेगा इंडेक्स में। उसके बाद जो मेरा कल का ब्रेकआउट कैंडल होगा, वो बड़ा होना चाहिए विथ हाई वॉल्यूम। तो हमारे पास दो कंडीशन हो गया। एक हो गया ब्रेकआउट देगा मारूबुजू विथ हाई वॉल्यूम। आज अगर हम देख रहे हैं ब्रेकआउट दे रहा है, तो उसका प्रीवियस मिनिमम 3 से 4 कैंडल क्या होगा, रेंज में होना चाहिए। छोटा कैंडल होना चाहिए, रेंज में होना चाहिए विथ लो वॉल्यूम। मतलब क्या है इसका? लो वॉल्यूम लो कैंडल का मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे कोई सेलिंग नहीं है, कोई सेल करने का इंटरेस्टेड है नहीं यहाँ पे। तो जहां पे सेल करने का इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब लोग वहां पे बैठे हुए हैं बाय करने के लिए। सो जब वहां पे डिमांड बढ़ेगा, तभी तो मार्केट ऊपर जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे लंबे लंबे रेड कैंडल बन रहा है, वॉल्यूम खतरनाक बन रहा है, मतलब वहां पे लोग सेल करने के इंटरेस्ट है। तुम फिर से बाय करोगे, एक कैंडल बाद फिर से कोई सेल करेगा। ठीक है, तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे बाकी जो चीजें हैं वो एनालिसिस करोगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग एक दिन पहले या 2 दिन पहले ये सारे चीज एनालिसिस करोगे। जो हम लोग डाउ थ्योरी में पढ़ाई किया, मार्केट स्ट्रक्चर में पढ़ाई किया, वो सारे चीज यहाँ पे यूज करोगे। बट एंट्री का क्राइटेरिया एटलीस्ट ये दोनों होना चाहिए। ये हो गया एंट्री क्राइटेरिया। अब आते हैं स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया। सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा? स्टार्टिंग में फिलहाल फिलहाल तुम लोग क्या करना होगा, जो स्टॉक्स मंथली बुलिस है, वीकली बुलिस है, हम लोग ऐसे स्टॉक्स को ढूंढेंगे। सेकंड कंडीशन, स्टॉक सिलेक्ट करने के बाद एक बार मंथली या वीकली पे देख लेना। कोई मतलब फॉर एग्जांपल अगर तुम इस वीक का देख रहे हो या फिर लास्ट वीक का देख रहे हो, मंडे काम करोगे तो डेफिनेटली हम लोग इस वीक का कैंडल देखेंगे, वीकली एंड मंथली। तो वीकली पे नो बेयरिश कैंडल, इसको ग्रीन ही होना चाहिए, इसको ऊपर ही जाना चाहिए, इसमें भी लंबा वीक होना नहीं चाहिए, तब जाके हाई प्रोबेबिलिटी। अगर मंथली एंड वीकली कैंडल मुझे बोल रहा है कि मैं बुलिश हूं, मैं ऊपर जाऊंगा, तो डेली कैंडल वाले ही एक दो छोटा कैंडल बना के नीचे आए, बट उसको अल्टीमेटली ऊपर ही जाना है। सो मंथली वीकली कैंडल बहुत मैटर करता है। ठीक है, ये हो गया सेकंड क्राइटेरिया। इसके लिए हम लोग कैसे क्या देखेंगे वो आगे देखते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग निफ्टी 500 देखेंगे। निफ्टी 500 फिलहाल देखेंगे, बाद में कैश में जाएंगे। अभी निफ्टी 500 के अंदर मेरा क्या क्या आ जाता है, मैंने ग्रुप में पोस्ट भी किया था। इसमें मेरा लार्ज कैप, मिड कैप एंड 100 स्मॉल कैप भी आ जाते हैं। मतलब ये वो स्टॉक्स हैं जिसमें बाइंग या सेलिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, वॉल्यूम है, लिक्विडिटी लगभग है। फोर्थ कंडीशन क्या है,
हम लोग बड़े रेंज स्टॉक्स में नहीं जाएंगे। मतलब क्या है, स्टार्टिंग में हम लोग 5K के ऊपर जो स्टॉक्स है उसको प्रेफर नहीं करेंगे। बहुत सारे 5K के ऊपर स्टॉक्स है जिसमें लिक्विडिटी कम है। ठीक है। एंड स्टार्टिंग में जब अपने को लर्निंग करना है, कोशिश करो कि एटलीस्ट वो स्टॉक्स 200 या 300 के ऊपर हो एंड 5K के अंदर हो। मैं जो प्रेफर करता हूँ, मेरे स्टॉक्स लिस्ट में देखोगे मैं एटलीस्ट 300 के ऊपर जो प्राइस होता है वो देखता हूँ, एंड जो मेरा 4K के नीचे होता है वो स्टॉक्स देखता हूँ। ठीक है, ये क्या होता है, मेरा प्राइस रेंज में भी आ जाता है एंड उसके साथ साथ इसमें लिक्विडिटी भी आ जाता है। फिलहाल तुम लोगों को 52 वीक हाई वगैरह कुछ नहीं देखना है। जो क्राइटेरिया दे रहा हूँ ये सभी चीज फुलफिल करके देगा। मैं जो बता रहा हूँ, 52 इज हाई, काप एंड हैंडल, ये सारे चीज कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, अभी मत देखो। अभी जो क्राइटेरिया मैं दे रहा हूँ इस चीज को पहले फॉलो करो। कुछ दिन फॉलो करने के बाद हो सके पेपर ट्रेड करो या एक दो क्वांटिटी लेके देखो। जब तुमको कॉन्फिडेंस आएगा देन हम लोग तब जाएंगे कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम, डबल टॉप, एंड उसके बाद क्या है, फ्लैग पैटर्न, पीसीबी पैटर्न। क्योंकि देखो जो मैं दे रहा हूँ यही चीज जो पैटर्न ढूंढने जाओगे उसमें भी सेम स्टॉक्स आएगा। अभी जो मैं दे रहा हूँ ये तुमको इजी वे दे रहा हूँ। एक चीज याद रखना, पता नहीं तुम लोगों के साथ कितना हुआ, but काफी लोगों के साथ होते, मेरे साथ भी हुआ। जब स्टार्टिंग में मैंने मार्केट में आया, स्टार्टिंग 2 महीना मेरे से कोई लॉस हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? तब मुझे ये नहीं पता था कि 52 हाई क्या होता है। तब मुझे पता नहीं था कप एंड हैंडल क्या होता है। तब मुझे पता नहीं था फ्लैग पैटर्न क्या होता है। तब मुझे सिर्फ पता था वॉल्यूम बढ़ रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, मारुमुजू कैंडल है, तो मतलब प्रीवियस मेरा रेजिस्टेंस तोड़ रहा है, मेरे को ऊपर जाना है और मुझे उसी स्टॉक्स पे प्रॉफिट होने लगता है। जब से तुम लोग ये सारे चीज दिमाग में डालोगे तब से तुम्हारा लॉस स्टार्ट हो जाएगा। इनफैक्ट स्टॉक सिलेक्शन भी देखोगे, बहुत सारे स्टॉक सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले इजी वे में स्टार्ट करते हैं, बाद में हम लोग एडवांस लेवल में जाएंगे। ये हो गया कंडीशन सिलेक्शन का प्रोसेस। एंड उसके बाद और क्या आएगा, हम लोग तो स्टॉक सिलेक्ट कर लिए, अभी हमारे इस वॉच लिस्ट में ऐड हो गए स्टॉक्स। अब इसको हम लोग क्या देखेंगे, अब करेंगे एनालिसिस। एनालिसिस में क्या आएगा, जो स्टॉक्स होगा नियर 50 SMA, एटलीस्ट 10 to 12%। सेकेंड क्राइटेरिया, CRS, कंपेरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ, न्यू हाई बनाएगा। थर्ड, एक इंडिकेटर मैं यहां पे ऐड करूंगा, RSI। RSI जब 60, नहीं अभी 60 फॉलो मत करो, अभी 65 फॉलो करो। RSI जब 65 क्रॉस करे विथ ब्रेकआउट, तब हम लोग देखेंगे कि उस स्टॉक्स का मोमेंटम क्या होता है। तो हम वही स्टॉक सिलेक्ट करेंगे जिसका 65 डेली, अच्छा ये वाला डेली है, डेली के आसपास है, वही स्टॉक्स हम लोग देखेंगे। तो ये हो गए हमारे कुछ लिटिल बिट क्राइटेरिया। अब ये चीज एक कॉपी में लिखोगे, एनालिसिस के टाइम पे ये सारे चीज टिक मार्क करते हुए जाओगे। अगर इनमें से कोई भी एक चीज छूटा तो हमें नहीं करना है। ठीक है, तो अपने को ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये देख लेना। एक मिनट, ये चेकलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ग्रुप में भेज देता हूँ।
तो अपने को पता चल गया है कि अभी हमें कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है। अभी प्रैक्टिकल वे में हम लोग देखेंगे कि ये जो सिलेक्शन मेथड है ये जेन्युइनली काम करता है या नहीं करता है, हम वो देखते हैं, बाद में हम स्कैनर पे जाएंगे। कोई भी स्टॉक्स देख लेते हैं, मेजर स्टॉक्स में देखते हैं। हाँ फिलहाल चलो ऑटो सेक्टर में देखते हैं। मदरसन का नाम चेंज हो गया क्या, पता नहीं, जो भी है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मेरे यहाँ पे अतुल ऑटो क्यों नहीं है, ठीक है चलो कोई नहीं। 1000 के अंदर देखते हैं भारत फॉग। हमें कौन सा इंडिकेटर यूज करना है, एक आरएसआई और एक सीआरएस। अच्छा ऑलरेडी एडेड है। ओके अपने को ये देखना है जो जब मेरा आरएसआई 65 के आसपास हो तो वो किस हिसाब से रिएक्शन करता है। तो इस वजह से मैं 65 को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। चलो देखते हैं। ये जो एरिया है यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 65 के आसपास है, एंड मेरा सीआरएस जो है, क्या सीआरएस यहाँ पे नया हाई बना रहा है, हाँ इस जगह पे नया हाई बना रहा है। तो फर्स्ट मेरा जो क्राइटेरिया था कि सीआरएस नया हाई बनाएगा, बना रहा है। क्या मेरा आरएसआई 65 के ऊपर है, हाँ है। क्या ये जो ब्रेकआउट हो रहा है ये कोई लंबा वीक वाला तो नहीं है, नहीं, ना ये वाला हो रहा है ना ये वाला हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे एंट्री करता हूँ अपने हाई पे, तो ये जो कैंडल है ये कैंडल मुझे एंट्री दे रहा है, तो इसमें लंबा विक है नहीं। मार्केट जब एक बार 65 के ऊपर भाग जाता है उसके बाद रेड कैंडल बने या ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक वो 60 के नीचे या फिर 50 के नीचे ना आ जाए। तो यहाँ पे अपने को एक क्राइटेरिया, दो क्राइटेरिया, तीन क्राइटेरिया मिल जा रहा है, एंड थर्ड ब्रेकआउट भी मेरे साथ दिखाई दे रहा है। अब एक बार वीकली को चेक कर लेते हैं, वीकली क्या कह रहे हैं यहाँ पे। क्या वीकली इंटरेस्टेड है, क्या वीकली मेरा बुल कंडीशन में है, हाँ वीकली मेरा बुल कंडीशन में है। यहाँ पे एक चीज देखो, एक मिनट, वीकली को एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। वीकली मेरा ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका था, ठीक है। यहाँ पे क्या ये सेलिंग है, नहीं है। क्यों सेलिंग नहीं है, क्योंकि इसने जो बायर्स ने मार्केट को ऊपर लेके गया था उसके नीचे क्लोजिंग दिया, नहीं दिया। बायर्स का जोन अभी भी इंटैक्ट है, बायर्स अभी भी इतने जगह पे इंटैक्ट है। सेलर्स लोगों का जो भी काम था, सेलर्स लोग इतना दूर तक मार्केट लेके आया था, बट बायर्स ने बोला कि मैं यहां तक लेके जाऊंगा, लेके गए। एंड उसका वॉल्यूम भी उतना खास नहीं है जितना मंडे ने उतना अच्छा वॉल्यूम दे दिया। अब हम लोग डेली पे आ जाते हैं।
डेली ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट डे का जो कैंडल है उसने ट्राई किया था कि मैं नीचे मार्केट को लेके जाऊं, बट प्रीवियस जो कैंडल है इसके आधा भी नहीं आ पाया। अगर किसी कैंडल का एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये अगर मेरा ग्रीन कैंडल है और ये अगर मेरा रेड कैंडल है, ये नोट करके रखना, ये जो कैंडल है ये प्रीवियस कैंडल का 50% को ब्रेक कर दे रहा है गैप अप होने के बाद। मतलब इसमें पोटेंशियल है मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे वो चीज नहीं है, उसने इसका 50% तक भी नहीं पहुंच पाया। एंड मेरा आरएसआई अभी तक मुझे कोई भी सेलिंग का इंडिकेशन नहीं दिया। आरएसआई मुझे कह रहा है कि मैं अभी भी ऊपर जाऊंगा, सीआरएस भी मुझे बोले मैं ऊपर जाऊंगा। मेरा जो एंट्री बन रहा है वो नियर बाय मेरा 20 एसएमए के आसपास बन रहा है। जब तक मेरा 20 एसएमए ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं इस राइड को कंटिन्यू करूंगा। मेरा एंट्री 20 एसएमए के बेस पे हो रहा है। मेरा जो एंट्री है 50 एसएमए के आसपास भी हो रहा है, ज्यादा दूर है नहीं। देखो 6% के अंदर बन जा रहा है, ज्यादा दूर नहीं है। एंड 20 एसएमए के आसपास मैं एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के एंट्री ले रहा हूँ। एंड एक चीज याद रखना, जब ये रेड कैंडल देख रहे हो तो बहुत डर लगेगा, बट एक चीज याद रखना, जब तक इन दोनों का गैप बढ़ते जा रहा है तो मतलब ये समझना कि मार्केट बहुत ऊपर तक जाएगा। मतलब इसमें स्ट्रेंथ है अभी तक, इसमें अभी तक पोटेंशियल है, क्योंकि ये एक पैरेलल लाइन पे चल रहा है, पैरेलल लाइन पे चल रहा है। जब ये टिल्ट होके मुड़ जाएगा, अगर यहाँ पे किसी और जगह पे मुड़ जाता तो हम डरते हैं। तो फिलहाल अपने को उतना सोचना नहीं है। अपना जो एंट्री है जैसा कि मैंने बताया कि 50 एसएमए या फिर 50 मूविंग एवरेज से 10 से 12% के अंदर होना चाहिए, जो मुझे दे दिया। 20 एसएमए को हम लोग राइड करेंगे। कब तक राइड करेंगे? जब तक मेरा 20 एसएमए ब्रेक मतलब इस ये जो रेड कैंडल है पूरी तरह से नीचे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ना दे। तो अगर इसको देखोगे तो ये लगभग कितना तुमको रिटर्न दे के गया? 30%। क्या क्राइटेरिया था? हम लोग वीकली में देखा, हम लोग यहाँ पे आरएसआई को देखा। वही है, जब जब 60 के ऊपर तुम आरएसआई को जाते हुए देखोगे, 65 के ऊपर, वो अच्छा काम करेगा ही करेगा। ये एक लेवल था। सर, बोलो। ये लास्ट वीक जो अपना एडीएस एडीएस हम लोग यूज किए थे वो नहीं देखना है इसमें लगा के नहीं मतलब देखना कुछ है, वो तो बस तो प्रैक्टिस के लिए बोला था। मतलब देख सकते हो, ओके ओके तो ये बट मैं जो चीज दे रहा हूँ, ठीक है, जरूरत नहीं है उसको। तुम लोग चाहो तो देख सकते हो, मैं जो सिखा रहा हूँ हर एक चीज को तुम अप्लाई करो। बट मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो करता हूँ वो अभी तुमको दिखा रहा हूँ कि इस हिसाब से तुम लोग अभी काम करो, ठीक है। ओके 65 के ऊपर गया, मार्केट भागते गया। अब यहाँ पे एक चीज आता है, कभी कभी देखोगे कि मार्केट में क्या होता है कि तुमने यहाँ पे एंट्री ले लिया। अब ये जो मूव है, ये देखो एक शार्प मूव है, ये 20 एसएमए को रेस्पेक्ट करते हुए नहीं जा रहे। तो जब शार्प मूव होता है तो उसका जो फॉल होता है वो भी शार्प ही होता है। उसमें क्या होता है कि तुमने जो प्रॉफिट बुक किया शायद वो ब्रेक इवन पे भी आ सकता है। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके काम करते हैं। फर्स्ट चीज क्या देखा, फिर से अगर यहाँ पे जाते हैं, 20 एसएमए को रेस्पेक्ट करते हुए मार्केट जा रहा है, तो हम लोग 20 एसएमए को कंटिन्यू करेंगे। कभी कभी जैसा देखो फिलहाल अभी कुछ स्टॉक्स में देखोगे खतरनाक ऊपर जा रहा है, तो ऐसे ऊपर जो जा रहा है वो ऐसे धर्म से नीचे भी आएगा, क्योंकि वो 50 एसएमए से बहुत दूर चला गया, 20 एसएमए से बहुत दूर चला गया, तो उसको करेक्शन करने के लिए नीचे आना ही है, तो तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा।
तो इसी वजह से हम लोग किस हिसाब से बुक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल है कि तुमने यहाँ पे कितने का रिस्क लिया, 7% का, सॉरी ये नीचे आएगा जो भी है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं कि 7% का लिया, तो फर्स्ट जो प्रॉफिट बुक होगा स्टार्टिंग में वो तुम्हारा होगा 7%। यहाँ पे तुम्हारा 50% बुक हो जाना चाहिए। नेक्स्ट जो बचेगा वो मार्केट कंडीशन के हिसाब से देखेंगे, वो फिर से और 7% होगा। अगर हम लोग देखते हैं कि नहीं मार्केट मेरा यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उसके लिए तुमको जो मैंने बोला हर हफ्ते का एनालिसिस करना है, वीकली एनालिसिस करना है, वो तुमको हर हफ्ते करना पड़ेगा। अब यहाँ पे तुमने फर्स्ट 50% का बुक कर लिया, अब उसके बाद क्या हो रहा है कि अपने को पता चला कि ये सिर्फ एंट्री था। मैंने क्या बोला कि जब तुम देखोगे वीपी एनालिसिस को तब याद करना जब लंबा ऊपर चला, मतलब चले जाने के बाद क्या ये वीपी एग्रीमेंट हो रहा है। इतना बड़ा कैंडल बना के रेड कैंडल आ जा रहा है, यहाँ पे भी देखो सेलर हवी हो रहा है। इसका लक्षण कहां से दिखाई दे रहा है, इस कैंडल के बाद से, क्योंकि ये तो ग्रीन वॉल्यूम बन रहा है। वीपी एनालिसिस को याद करो, ग्रीन कैंडल बन रहा है बट इसका क्लोजिंग नीचे साइड में है। यहाँ पे सेलर है, सेलर ऊपर दे रहा है, ये दे रहा है, एंड यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो है मेरा 3-4 दिन से कंटिन्यू मेरा प्रॉफिट लॉस चल रहा है। तो मतलब अब मुझे अलर्ट हो जाना है कि मुझे लेन कंटिन्यू करना है या नहीं है। जैसे ही इस कैंडल के नीचे ब्रेकआउट दे दिया, सॉरी ब्रेकडाउन दे दिया, तुम क्लोज कर दो क्योंकि ऑलरेडी तुम प्रॉफिट में हो। एंड ये जो एरिया है नवंबर के आसपास, यहाँ पे मार्केट का जो कंडीशन है ऑटो सेक्टर का, देखोगे कुछ खास नहीं था। तो ये लिटिल बिट प्रॉफिट बुक है। एंड उसके बाद साइडवेज है। कुछ और देख लेते हैं, फार्मा सेक्टर को देख लेते हैं। कौन सा स्टॉक्स है, अरे ये तो इंडेक्स आ गया। सो डीवीज लैब देख लेते हैं। इसमें उतना अच्छा लिक्विडिटी तो है नहीं। चलो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहे हैं, इनफैक्ट यहाँ पर 65 के ऊपर भी जा रहा है। सो एंड इसने अपना ब्रेकआउट भी दे दिया। ओके, एंड ये कैंडल बहुत अच्छा है। ये जो है ये देखो 20 SMA को रिस्पेक्ट करते हुए जा रहा है, तो 20 SMA को जो रिस्पेक्ट कर रहा है तुम उस पर कंटिन्यू करो, तुम उस पर कंटिन्यू करो जब तक ना 20 SMA को यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया। ठीक है, ये दो चीज मार्केट में होता है, चीजों को समझो। 52%। ओके, अगर 20 SMA को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट जा रहा है तो कंटिन्यू करो जब तक ना 20 SMA को ब्रेक करे। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर इस टाइप का शार्प मूव देखो 2-3 कैंडल में ही ऊपर बना दिया, मतलब इसको नीचे आना है। जो देखो प्राइस क्या, कोई भी चीज चाहे इंसान हो, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज एक एवरेज को फॉलो करता है, इतना याद रखना। एवरेज को फॉलो करते हुए वो लोग जाएगा, अगर एवरेज को फॉलो नहीं करता है तो उसको नीचे आना ही है। कहते हैं ना लोग, अचानक जब आसमान में उड़ने लगता है तो उसको जमीन पे आना ही होता है, गिरना ही होगा। सेम स्टॉक्स के लिए भी सेम चीजें, उसके साथ वीपी एनालिसिस ऐड करो। फिलहाल टाटा का मैं कल स्टॉक्स में देख रहा था, कौन सा तो मैंने देखा बहुत अच्छा दिया, आई थिंक मोटर का होगा, नहीं मोटर का नहीं है, टाटा का तो कोई स्टॉक्स बहुत अच्छा दिया है, इन्वेस्टमेंट आई थिंक। ये तो बहुत गंदा है। ये देखना 1-2 दिन में इतना खतरनाक गिरेगा, क्योंकि इसमें देखो मेरे को लग रहा है कुछ इनसाइडर गेम चल रहा है, कोई प्राइस एक्शन बन ही नहीं रहा है यहाँ पे।
टाटा का कौन सा तो देखा, जो भी है टाटा केमिकल याद नहीं है। हाँ ये देखो, खुद अपने हिसाब से बोलो, क्या ये लॉजिकल लगता है? नहीं है। क्यों नहीं लगता है? कितने दिनों से कंसोलिडेशन मोड पे है वो चेक करो। ये जो टाइम पीरियड है फेब्रुअरी, लगभग 1 साल टाटा केमिकल 1 साल से सो रहा है। उसके बाद ये जो ब्रेकआउट है, ठीक है, अगर अपने को इधर मिल जाता तो हम लोग ले लेते हैं, बट ये कोई भी एवरेज को फिलहाल फॉलो नहीं कर रहा है। और ऑपरेटर यही चाहता है कि लोग यहाँ पे एंट्री करें, एंड कल कल भी देख लेना, यहाँ पे लोग एंट्री करेगा। जैसे ही करेगा मार्केट को एक एवरेज पे लेके आएगा, इस जगह के आसपास लेके आएगा, हर एक मूविंग एवरेज यहाँ पे जाएगा, देन ऊपर भागेगा। सिर्फ यही नहीं है कि तुम लोग देखोगे कि मेरा आरएसआई 65 के ऊपर गया, ये गया। भाई प्राइस एक्शन भी देखना है, क्या ये जेन्युइन है, क्या इसने 20 एसएमए या फिर 50 एसएमए को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट अपना रिस्क रिवॉर्ड भी नहीं बैठेगा। 30% का रिस्क कौन लेके जाएगा? जो रिटेलर है वो जाएगा, बट जो लोग रूल्स फॉलो करके चल रहा है वो लोग कभी नहीं जाएगा। ये मैंने कुछ दिया था, ये पता नहीं कितना परसेंट दिया, 3% का मेरा रिस्क था, ठीक है। ये पहले सेकआउट की, ये वो एरिया है जहां पे सेकआउट हो रहा था, ये मेरा कैंडल था, एंड 3% का दिया था। आई थिंक 1:1 दे भी दिया होगा शायद। हाँ 1:1 दे दिया। बजाज नहीं देखना है, अपने को सस्ता वाला देखना है। भारत फॉग ऑलरेडी देख लिया। अच्छा, मैं मेरा जो है वहां से देख लेता हूँ। अब देखो, मैंने ये ऑलरेडी ग्रुप में दिया, ठीक है, क्यों दिया वो पहले हम देखते हैं। एक स्टॉक्स था पहले भी मैंने दिया था, वो एक बार देख लेता हूँ। हाँ एल टी, ओके। सो ये एल टी जो है, मेरा देने का रीजन क्या था? एल एक पैटर्न बन रहा था, पैटर्न के बारे में छोड़ो, अभी नहीं बताऊंगा। ये मैं देख रहा था कि ये जो 3-4 दिन से जो खिचड़ी पक रहा था, एक तो ये डिमांड जोन है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये लार्ज कैप है, ठीक है। लार्ज कैप में तुमको वो जो प्राइस एक्शन वॉल्यूम वाला है ना, वो उतना अच्छा से नहीं दिखता है, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में दिखता है, क्योंकि लार्ज कैप में इतना एक्टिविटी होता है कि तुमको फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, मुझे ये लग रहा था कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, लार्ज कैप है, 50 एसएमए के आसपास है। मेरा रिस्क रिवार्ड कितना आ रहा था? 1.5%, मतलब 52 रुपीज का आ रहा था। तो मैंने बोला था कि यहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं, मेरा टारगेट कहाँ तक होगा? यहाँ तक होगा, ठीक है। अभी तक मेरा टारगेट तक आया नहीं, एंड इसने कितना दिया? मतलब 52 रुपीज स्टॉप लॉस, मतलब वन इज टू अपना। थ्री हाँ मतलब 52 रुपीज तुमने लॉस करने के बारे में सोचा था, एंड प्रॉफिट कितना हुआ? 200 रुपए के आसपास, मतलब 4 टाइम्स हो गया लगभग। तो इस हिसाब से सोचना है। क्या था मेरा क्राइटेरिया? कि जब भी तुम ब्रेकआउट के लिए सोच रहे हो, स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो, उसका एटलीस्ट 2-3 कैंडल नैरो रेंज का होना चाहिए। एंड इसका देखो जो रेंज है अपना 50, जो वॉल्यूम है उसके अंदर ही है। लार्ज कैप में अगर हम देख रहे हैं इसके अंदर है, मतलब ये बहुत अच्छा कंसोलिडेशन है। यहाँ पे कोई सेलिंग के बारे में नहीं सोच रहे, जो सेल आया था यहाँ तक आया था। इसके बाद से मतलब फेब्रुआरी 12 तारीख से किसी का सेलिंग का मूड है ही नहीं। एंड इस एरिया में देखो, धीरे धीरे जब मार्केट ऊपर जा रहे, ग्रीन कैंडल बनते जा रहे, यहाँ पे रेड कैंडल उतना नहीं दिखेगा जितना मेरा यहाँ पे दिखा था। ओके, सो इस हिसाब से सोचना है। नेक्स्ट देखता हूँ, कोलगेट छोड़ो, इसको भी मैंने दिया। ये लिटिल बिट रिस्की है, बट मैंने दिया क्योंकि मेरे को रिस्क रिवार्ड में बैठ रहा है। सो फॉर एग्जांपल है, हिताची वाला देख लेते हैं।
अच्छा, यूनियन बैंक भी मैंने दिया था। ये मैंने आई थिंक 2 हफ्ते पहले दिया था, बट वो चेकआउट हो गया था यहाँ पे। ये VCB पैटर्न है, इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। मैं जनरली बैंक में प्रेफर नहीं करता हूँ, बट फिर भी देख लेते। ये मेरा एक ब्रेकआउट स्टॉक्स है, यहाँ पे देखते। इसने तो डायरेक्ट गैप अप ही दे दिया। देखो गैप अप स्टॉक्स वगैरह आएगा ना, तो उसको अवॉइड करना अभी फिलहाल। सो यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहे हैं एंड लगभग 65 के आसपास जा रहे हैं। मेरा जो ब्रेकआउट है, ये मेरा हाई वॉल्यूम के साथ मारूबुजू कैंडल है, CRS भी ऊपर है, एंड मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो चीज है, ये 20 SMA को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जो मेरा फर्स्ट प्रॉफिट है बुक करूंगा, सेकंड बुक करूंगा, थर्ड बुक करूंगा, क्योंकि ये कभी भी फॉल कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग 1:2 फॉर एग्जाम्पल है, अगर तुमने 4% का रिस्क लिया, 4% अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस है, तो तुम्हारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 4% होगा। सेकंड टारगेट जो होगा वो तुम्हारा नेक्स्ट 4% किया होगा, एंड थर्ड पर्सन नेक्स्ट 4% से होगा, एंड इस हिसाब से तुमको आगे बढ़ना है। क्वांटिटी क्या है, स्टार्टिंग में जब तुम्हारा फर्स्ट टारगेट आ जाए 50% निकाल लो, कुछ प्रॉफिट अपने अकाउंट में लेके आओ, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड में जो तुम्हारा बाकी 50% है उसका 25 निकाल लो, थर्ड में बाकी जो 25 है उसको निकाल लो। इस हिसाब से पहले हम लोग जो 50% है उसको निकाल लेंगे, तो एटलीस्ट क्या होगा, हम लोग इतना जो मेहनत किए, कुछ पैसे मेरा घर पे आए। नेक्स्ट क्या होगा, 25%, 25%, इस हिसाब से अपने को आगे बढ़ना है। तो एंट्री एग्जिट में किसी को कोई दिक्कत है अभी? कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। सर ये RSI नॉर्मल रहता है, ये RSI में कुछ और इंक्लूडिंग है क्या? RSI हाँ। नहीं, ये नॉर्मल ही है, कोई भी सेटिंग चेंज नहीं, ये 14 ही है। यहाँ पे मैंने 65 किया, वही है। आई थिंक मूविंग एवरेज पे ऐड है क्या सर ये जो हाँ दिखा रहा है? हाँ हाँ, ये मैंने वो एक, यूज है सर कि कैसा है? ये यूज होने का, देखो इसको फॉलो ना करो तो ही अच्छा, अगर फॉलो करो तो ठीक है, मैं बता देता हूँ। ओके। ये 21 पीरियड का एक मूविंग एवरेज मैं यूज करता हूँ, ये एक्चुअली इंट्राडे में बहुत अच्छा से काम करता है, इस वजह से लगा के रखा। एक चीज फॉलो करो कि ये मेरा जब ऊपर जा रहा है, ठीक है, मेरा RSI का इस जगह पे देखो, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब ये जो मूविंग एवरेज है, इसको RSI ने कट कर दिया, कहाँ पे किया, इस कैंडल पे, एंड कैंडल भी अपना ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज दे दिया, राइट। ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग दिया, एंड यहाँ पे मेरा RSI इस मूविंग एवरेज को कट किया। मतलब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरा पोजीशन जितना है मैं पूरा खाली कर लेता हूँ, ठीक है। इस हिसाब से भी मैं पकड़ लेता हूँ, बट ये जो कंडीशन है ना, ये अभी टेस्टिंग में है। अभी तक ये जो स्ट्रेटेजी है सक्सेस है या नहीं है मुझे नहीं पता। वो विकी भी है, वो भी इसमें हेल्प कर रहा है। तो अगर ये सक्सेसफुल हो जाएगा ये स्ट्रेटेजी, तो फिर क्या होगा कि तुम लोग अर्ली एग्जिट कर पाओगे। तो बस उसी पे हम लोग काम चल रहे हैं। तो फिलहाल इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1:2, 2:3, इस हिसाब से कर लो, या फिर अपना जो मूविंग एवरेज है उसको फॉलो करो, ठीक है। अभी और कोई डाउट है, एंट्री एग्जिट कुछ है तो बताओ, मैं बताता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल है, ये जो मेरा ब्रेकआउट दिया यूनियन बैंक, ठीक है, अभी इसमें एंट्री कैसे बनेगा, इसमें मेरा एंट्री पहले बन गया, अभी अगर एंट्री बनाना है तो लेटेस्ट मेरा जो ग्रीन कैंडल है स्ट्रॉन्ग, ये वाला है। तो मैं एंट्री कैसे बनाऊंगा, इसका हाई पे बनाऊंगा, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके लो पे होगा, ठीक है।
क्योंकि ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। मैं यहां से एंट्री नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत ऊपर आ गया। तो इसमें क्या होगा तुमको कि तुम्हें जो प्रॉफिट मिलेगा वो लिटिल बिट कम हो जाएगा जो मेरा यहाँ पे बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ से बनाता तो 10% 11% का होता, बट अभी जब मैं बनाने जाऊंगा तो 16% इतना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बट मुझे लग रहा है कि ये सेटअप बहुत अच्छा बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हो रहा है एंड 20 मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट कर रहा है। तो ये जो ब्रेकआउट कैंडल इसका हाई एंड लो पे लगाऊंगा एंड ये कैंडल कितना परसेंट है? 7% है। तो मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि एक बार ब्रेकआउट होने के बाद ये जो इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इसने यहाँ पे रिटेस्ट किया, तोड़ने के लिए कोशिश किया। तीन बार से ज्यादा अगर किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल को प्राइस रेस्पेक्ट करे मतलब वो बहुत मजबूत है। अगर इसको तोड़ दिया तो मतलब इसका चांसेस कम है इसका लो के नीचे क्लोजिंग दे। तो मैं इस कैंडल को बना के ऊपर जा सकता हूँ, क्वांटिटी मेरा कम रहेगा जितना मेरा यहाँ पे हाई रहने वाला था। देखो जैसे मेरा यहाँ पे जो एंट्री बन रहा था, ठीक है, तो इस एंट्री के हिसाब से मैं यहाँ पे फुल क्वांटिटी में ले सकता था क्योंकि मुझे 50 एसएमए का रेस्पेक्ट मिल रहा है। 10% 11% के आसपास हो रहा है, बट अभी बहुत ऊपर आ गया। तो मैं इसी वजह से सिर्फ कैंडल को मैं रेस्पेक्ट करूंगा। ये जो कैंडल है, क्योंकि एक कैंडल 7% जब दे देता है तो उस कैंडल को अगर ब्रेक डाउन देता कोई कैंडल तो तुम ये समझना कि उस मार्केट में ये भी पोटेंशियल है कि और 20% नीचे गिर सकता है। ठीक है, क्योंकि 7% बहुत होता है एक स्टॉक्स के लिए। तो इसी वजह से इस टाइप का स्टॉक्स जो मेरा ब्रेकआउट के आसपास है, हम लोग उसका हाई लो पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये कैंडल नहीं बनता तो उस टाइम पे मेरा एंट्री यहाँ पे बन जाता। मेरा एंट्री एक्चुअल क्या बनता मैं दिखा देता हूँ। ये चीट पैटर्न होता है। मेरा एंट्री यहाँ पे बनता है एंड मेरा जो स्टॉप लॉस होता है 5%। बट स्टार्टिंग में तुम लोग ट्रेंड लाइन पे काम मत करो, तुम लोग हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छा से काम करता है। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा रेदर देन ये क्या बोलता है तुम्हारा ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब आते हैं स्टॉक सिलेक्शन पे। अब एक एक क्राइटेरिया मैंने बता दिया कि हमें वीकली एंड मंथली जो स्टॉक्स बुलीज है वही स्टॉक्स हमें चूज करना है स्टॉक सिलेक्शन के लिए। एंड वो सारे स्टॉक्स मिलते ही हम लोग क्या करेंगे, सीआरएस के साथ एंड आरएसआई के साथ एंड मूविंग एवरेज के साथ कॉम्बिनेशन करके हम लोग जो स्ट्रेटेजी अभी देखे उस स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे। तो एंट्री एग्जिट हम देख लिए। अरे फिर से इसको कर दी। और एक चीज है, किसी का दिमाग में शायद ये आ सकता है कि हम लोग आर एस आई 65 क्यों देखें। जब जब आर एस आई 65 के ऊपर जाएगा तब तब उसका मोमेंटम खतरनाक होगा, वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आर एस आई 50 के आसपास है शायद ऊपर जा सकता है, बट वो कब तक ऊपर जाएगा हमें नहीं पता। तो इसी वजह से फटाफट, ताकि तुम लोगों को कुछ पैसा आ जाए 4-5 दिन के अंदर, इस वजह से मैंने ये स्ट्रेटेजी बताया। ठीक है, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ कि ये चीज तुम लोग खुद सीखो कैसे बनाते हैं। जैसे ही चार्टिंग ओपन करोगे तो वहां पे क्या आएगा, एक स्क्रीनर बोल के आएगा, सॉरी डैशबोर्ड आएगा, लॉगिन करना है, क्रिएट न्यू स्क्रीनर बोल के एक ऑप्शन आएगा। स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, लार्ज कैप में, ठीक है चलो हम लोग 200 पे देखते हैं। 200 के अंदर लार्ज कैप एंड कुछ मिड कैप भी आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे निफ्टी 200 देख लिए। अभी कंडीशन क्या था, अपने को वो स्टॉक्स चाहिए जो मेरा मंथली एंड वीकली बुलिश है। तो इसको रेक्टिफाई करने का एक आसान तरीका बताता हूँ। 90% ट्रेडर इन्वेस्टर आरएसआई यूज करता है। ठीक है, तो हम लोग ने क्या सिलेक्ट किया फिर से दिखा देता हूँ, अच्छे से देखो। प्लस पे साइन करेंगे, आर एस आई लिखेंगे,
उसके बाद क्या करेंगे, ग्रेटर देन नंबर, बस इतना ही है। आरएसआई 14 पीरियड का जो आरएसआई है वो किस नंबर से ज्यादा या फिर उसका इक्वल होगा वो अभी अपने को डिफाइन करना है। तो एटलीस्ट यहाँ पे हम लोग 65 के ऊपर देखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मंथली पहले ऐड करेंगे। मंथली आरएसआई एटलीस्ट 65 के अंदर हो, मतलब ये सुपर बुलिस है। अभी हम लोग क्या करेंगे, वीकली देखेंगे। ये जो मंथली था इसको अभी हम लोग कर देंगे वीकली। ये कॉपी कहां से हुआ, ये देखो, ये ग्रीन ब्लू कलर का जो ऑप्शन है यहां से, फिर से क्लिक किया। अभी मंथली वीकली हो गया, अभी मुझे डेली चाहिए। ये हो गया डेली, बट डेली में हम लोग क्या करेंगे, 65 के बाद अगर कोई स्टॉक्स जा रहे तो हमें तो पता नहीं चलेगा, तो ब्रेकआउट दे दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, एटलीस्ट 60 के आसपास जो स्टॉक्स डेली काम कर रहा है हम लोग उसको ढूंढ पाए, ताकि 65 पे जब ब्रेकआउट देगा हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे एंड 3-4 दिन के अंदर हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। एंड इनफैक्ट ये देखे कि 65 के ऊपर जब भी स्टॉक जाता है 3 से 4 दिन के अंदर तुमको 5 से 10% इजिली दे देता है। ठीक है, मतलब हर हफ्ते में तुम अपना कैपिटल को रोटेट कर पाओगे। और एक क्राइटेरिया क्या है, अपने को जब ब्रेकआउट देना है तो ये अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दें। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम लिखेंगे। ये डेली वॉल्यूम रखेंगे क्योंकि हर रोज हम लोग डेली बेसिस पे काम करेंगे। तो डेली का जो वॉल्यूम है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल होना चाहिए कितना, एटलीस्ट यहाँ पे मेरा 4000, सॉरी 4 लाख, जो अच्छा स्टॉक्स है वो एटलीस्ट 4 लाख के आसपास हर रोज का वॉल्यूम दे। इसको तुम लोग 3 lakhs, 2 lakhs, 10 lakhs दे सकते हो। वॉल्यूम जितना बढ़ाओगे स्टॉक्स उतना कम होगा, वॉल्यूम जितना कम करोगे उतना कचरा स्टॉक्स भी आ जाएगा। तो हम लोग वॉल्यूम देख लिए। अभी अपना जो क्राइटेरिया है कि जो मेरा स्टॉक्स होगा वो एटलीस्ट मेरा 4,000 के अंदर आए, क्योंकि वो बजाज फिनांस, ऑटो वगैरह जो 10-11 हजार का है लेके फायदा नहीं। अगर तुम लोग लेना चाहते हो तो इसको मत बनाओ, अगर लेना नहीं चाहते हो तो क्या करना, क्लोज लिखना। क्लोज मतलब क्या होता है, ये प्राइस क्लोज बताता है। प्राइस क्लोज क्या होना चाहिए, वो स्टॉक्स होना चाहिए जो मेरा 4,000 से कम हो, लेस देन इक्वल टू, नंबर कितना होना चाहिए, 4,000 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो एक हो गया मेरा बेसिक क्राइटेरिया। मेरे पास टोटल 40 स्टॉक्स आ गया, 200 में से सिर्फ 40 स्टॉक्स आए। अब इन 40 स्टॉक्स में से हम इसको हर, मतलब कल 9:30 बजे के बाद भी स्कैन कर सकते हो, या फिर अगर चाहते हो कि मैं आज एनालिसिस करके रखूं तो भी कर सकते हो। अब हम लोग वही स्टॉक सिलेक्ट करेंगे जो 7% के आसपास हो। वही स्टॉक्स जो 11% दे दे, अपना रिस्क रिवार्ड में नहीं बैठेगा, हम लोग नहीं जाएंगे। एंड वॉल्यूम भी 4 लाख से ऊपर हो, क्योंकि 4 लाख से ऊपर ही वॉल्यूम यहाँ पे शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि टाटा स्टील सिलेक्ट कर लिया। एक मिनट, चलो स्क्रीन दिख रहा है अभी, दिख रहा है क्या स्क्रीन मेरा? यस सर। हाँ सर। ओके, तो देखो टाटा स्टॉक्स में क्या दिख रहा है अपने को, कि अपने को अगर एंट्री लेना था तो हम लोग कहाँ लेते हैं, इस जगह पे। ठीक है, हम लोग इस रीटेस्ट के आसपास ले सकते थे।
अगर यहाँ पे लेना है, क्योंकि देखो ये मेरा 65 के ऊपर जा रहा है, तो हम लोग क्या पोजीशन बना सकते हैं? बना सकते हैं। कंडीशन क्या होगा? हम लोग इसके हाई पे बाय करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस, ये जो स्विंग हाई है, जो स्विंग को ब्रेक किया, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेकआउट दे के भाग गया। ठीक है। एंड ये जो भागा है, ये कुछ ज्यादा दूर नहीं है। बाकी जैसे स्टॉक्स क्या है, 11% 12% चला जाता है, ये उतना नहीं दिया। इसने 5%, मतलब मैं अगर यहाँ से देखूंगा मुझे ज्यादा लॉस होगा नहीं। मैं 7% के रेंज पे हूं, मैं इसको ले सकता हूँ। तो इस टाइप का स्टॉक्स को हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 2% के आसपास है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। इसमें क्या बनता है? ये ऑलरेडी मैंने इसको ऑलरेडी दिया था, तो ये ऑलरेडी बहुत दूर जा चुका है, मेरे रिस्क रिवॉर्ड में नहीं बैठेगा। नहीं, 6% के आसपास है, बट 3000 का स्टॉक्स है, सो मैं बोलूंगा इसको इग्नोर करो। इसने काफी मूव दे दिया, वैसे भी 50 जो एसएम है यहाँ से भी बहुत दूर है। नेक्स्ट क्या आएगा? होटल का देख लेते हैं। स्टॉक्स बहुत सारे मिलेगा, बस सही से जो रिस्क रिवॉर्ड में बैठेगा। हाँ, ये सही है, ये सही है। बट ये 50 एसएमए से बहुत दूर है, मुझे लगता नहीं कि कल तक ये ब्रेकआउट देगा। अगर नहीं देता है तो कोई बात नहीं, इसको रखो, क्योंकि देखो ये रेंज में फंसा हुआ है। ऐसे स्टॉक्स ही खतरनाक मूव देते हैं। ये स्टॉक्स जब मेरा यहाँ पे ब्रेकआउट देगा विथ हाई वॉल्यूम, तब मैं उसको लूंगा। तब तक देखना कि मेरा 50 एसएमए भी इसके आसपास आ जाएगा। ठीक है। फिलहाल ये रेंज में फंसा हुआ है। तो ये जो स्कैनर है जो मैं बताया, ये बहुत अच्छा से काम करेगा। इनफैक्ट देखो यहाँ पे 65 भी नहीं दिया। जब तक ये 65 के आसपास जाएगा, 65 को क्रॉस करेगा, तब तक ये मूविंग एवरेज भी यहाँ तक पहुंच जाएगा। इसको देखते हैं। ये भी बहुत पुराने स्टॉक्स हैं, ये ऑलरेडी मूव दे चुका है। एंड ये 200 रुपए का स्टॉक से ऑलरेडी 12% दे दिया, मतलब इसमें ज्यादा मूवमेंट बचा नहीं है। ये बहुत अच्छा एक रेंज बना रहा है। ये अपना रेंज ब्रेक दे रहा है, ऑलरेडी दे दिया, ये रेंज ब्रेकआउट दे दिया ऑलरेडी। देखो ये ऑलरेडी 65 के ऊपर यहाँ पे चला गया। यहाँ से इसका मूवमेंट स्टार्ट हुआ कंटिन्यू, एंड ये 200 एसएम को रिस्पेक्ट करते हुए जा रहा है। तो ये हर रोज, ये वाला जो स्कैनर है, प्रॉब्लम है कि ये तुमको हर रोज यूज करना है। ठीक है। हर रोज अगर यूज करोगे तब जाके तुमको ये स्टॉक्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसको एक काम करते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं 50। यहाँ पे अपने मर्जी से तुम लोग चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं। अपने को 60 अभी तक जो क्रॉस नहीं हुआ, 65, वो अपने को ढूंढना है। टाटा कंज्यूमर, वेल, ट्रेंड, क्योंकि फिलहाल 4-5 दिन मार्केट अच्छा खासा ऊपर जा रहा है। सो ये अभी रेंज में फंसा हुआ है। ये देखो, इसका कोई ट्रेंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 20 एसएमए के नीचे आ गया, एंड ये 50 एसएमए फ्लैट ही है। मतलब इस टाइप का स्टॉक्स हम लोग देखेंगे नहीं, जो एटलीस्ट इस टाइप का कंडीशन। देखो मैं जब यहाँ पे ट्रेड दिया था, क्यों दिया था? क्योंकि मेरा 50 एसएमए ऊपर जा रहा था, 20 एसएमए भी ऊपर जा रहा था, स्टॉक्स ऊपर था, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड दिया था। तो इस हिसाब से एक एक करके स्टॉक्स चूज करना होगा कि कौन सा मेरे लिए सही है या फिर नहीं है। ये देखो, ये अच्छा है। इस एरिया को शायद ब्रेक करने में इसको 2 दिन लगे, विथ हाई वॉल्यूम।
एंड ये तब तक 65 भी पहुंच भी जाएगा, तो हम लोग इस पे ट्रेड बना सकते हैं स्टॉक्स पे। एंड इसका टारगेट क्या रहेगा? यहां तक मेरा टारगेट रहेगा। ठीक है, सो ब्रेकआउट एरिया पे अपने को देखना है, एंड अपने को देखना कि ये एटलीस्ट 65 के आसपास जाए, तब जाके हम लोग इसको ट्रेड करेंगे। ब्रेकआउट के जो लोग 60 50 2 वीक्स हाई फाई देखते हैं, सो यही स्टॉक्स है, यही स्टॉक्स वो स्कैनर पे आएगा, जो स्कैनर पे भी आता है। तो ये सारे स्टॉक्स को क्या करना, अलग जगह पे वॉच लिस्ट में बना के रखना, रोज देखना कि कब यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, जिस दिन ब्रेकआउट देगा 65 देगा, घुस जाओ। तो इस हिसाब से अपने को प्लान करना होता है। भेल का क्या है देखता हूँ। मैंने एक दिन वेल बोल के मैंने बेल ले लिया था, बस मैं फंस गया था। नहीं, इसमें उतना अच्छा खासा बन नहीं रहा है। अंबुजा काफी लॉस कराया मेरे को, इसलिए मैं अंबुजा को छोड़ दिया। नहीं, कुछ खास पैटर्न बन नहीं रहा है यहाँ पे। पैटर्न कब बनेगा, जब इसके ऊपर जाएगा। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये एक अच्छा खासा पैटर्न दे रहा है मेरे को, एंड ये ब्रेकआउट भी दे दिया, बट यहाँ पे इसका जो कैंडल है ये सही नहीं है, तो हम लोग स्टॉक्स पे नहीं घुसेंगे। हम लोग इसको ट्रैक करेंगे क्योंकि ये अच्छा खासा एक रेंज में है। ठीक है, इसको रेंज में है, बट ये अभी भी टाइम लगेगा, तब तक 50 मूविंग एवरेज इसके आसपास चला जाएगा। तो इस हिसाब से देखना है। मैं मेरा कुछ स्टॉक्स दिखाता हूँ जो मैं सिलेक्ट करके रखा हूँ। ये जो मैंने स्टॉक्स जो स्कैनर दिया उसी पे आया है, बट मेरा क्या कंडीशन है, मैं ये जो 4000 वाला था, सॉरी, ये वॉल्यूम में हटा दिया, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं पूरा कैश में ट्राई करता हूँ। तो इसी वजह से मुझे बहुत अच्छा खासा, मतलब वो जो होता है ना, सिलेक्टेड स्टॉक्स अगर ढूंढने जाओगे तो तुमको उतना खास नहीं दिखेगा। मैं पूरे 1000 स्टॉक्स में स्कैन करता हूँ, इस वजह से देखो 177 मेरा आता है, तब जाके मुझे अच्छा खासा स्टॉक्स मिलता है। ये देखो, ये बहुत अच्छा एक स्टॉक्स है। सो इसके लिए तुमको प्रैक्टिस करने का जो आदत है थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ये मेरा वॉच लिस्ट में, हाँ यही है, देखो कितना अच्छा है स्टॉक्स, इसका कंसोलिडेशन देखो, देखा कितने दिनों से ये फरवरी से कंटिन्यू एक रेंज में फंसा हुआ है, एंड इसमें कंटिन्यू 3 दिन से डिलीवरी आ रहा है, मतलब यहाँ पे कोई तो एक पोजीशन बना रहा है। अब जब इसमें ब्रेकआउट होगा 30 मिनट का यहाँ पे आ जाएगा, एंड यहाँ पे देखो 65 के आसपास आने का कोशिश कर रहा है, सीआरएस भी देखो ऑलरेडी ऊपर आ गया है, तो ये मेरे लिए खतरनाक साबित होगा, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, इस टाइप का स्टॉक्स के लिए मैं 50 ऐसे में नहीं देखता हूँ, इसके लिए मेरा ये जो सपोर्ट जोन है वही मेरे लिए इनफ है, मैं सिर्फ सपोर्ट जोन के बेसिस पे करूंगा। ये भी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग सपोर्ट जोन के बेसिस पे करेंगे, बट फिलहाल 50 एसएमए को रेस्पेक्ट करते हुए तुम लोग काम करो। ठीक है, 10 से 12% के आसपास, बट इस टाइप का स्टॉक्स ढूंढो। ये भी देखो, देखो सेम टाइप का स्टॉक्स है, सेम स्टॉक्स है, ये मैंने ग्रुप में भी दिया है, एंड ये होता है तुम्हारा जो रियल स्टॉक्स 50 एसएमए के आसपास, यही स्टॉक्स अपने को पैसा बना के देगा, कितना है 7%। यही स्टॉक्स जब मेरा ब्रेकआउट देगा तब मेरे मेरे लिए अच्छा है। सेम देखो, सर सर बोलो। सर वो प्रीवियस वाला जो आपने दिखा है, एक बार ओपन करिए ना। डीबी या केईआई वाला? नहीं नहीं, ये नहीं था सर, के ही है, हाँ। हाँ। सर इसमें जो आपने रेंज मार्किंग किया है, ये ब्लू कैंडल तो सर ब्रेक कर दिया तो उस पे ही एंट्री बन जाती है ना, कि कैसा हाँ, रहता है? यहाँ हाँ पे ये देखो, वाला। अगर तुम इस दिन लेते तो यहीं पे तुम्हारा एंट्री बन जाता। ठीक तो है, फिर नीचे भी आया तो सर उस केसेस में कैसे, क्या हाँ तो वो नीचे थोड़ा आ एक्सप्लेन सकता है, बट करिए। स्टॉप लॉस कहाँ हिट हुआ तुम्हारा? स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ ना, मेरा 50 एसएम ओके है ना ओके, ही, ना ही स्टॉप मेरा लॉस 50 नहीं। एसएम है। हाँ, स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, क्योंकि देखो मार्केट में क्या होगा, ओके ओके, ऑपरेटर तुमको बाहर निकालेगा, हम्म, नेक्स्ट दिन देखो यहाँ पे जो लोगों को बाहर जाना बराबर था वो सर। बाहर चला गया। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना हाँ कि बड़ा कैंडल देख के 50% पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, वो लोग यहाँ पे निकल गए।
नेक्स्ट दिन देखो मार्केट हाँ ऊपर आ राइट रहा है, सर। ठीक है। बट हमारे लिए क्या एंट्री होगा, ओके। ये पॉइंट होगा, क्योंकि अभी भी यहाँ पे ऑपरेटर अपना ट्रैप करेगा, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है इतना सा एरिया में। जैसे ये क्रॉस होगा, ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है जो मैंने मार्क करके दिया एंट्री के लिए। उसके बाद नहीं है, उसके बाद एटलीस्ट 10% से 15% कोई मूव हर्डल मिनिमम नहीं। देगा, ठीक है। जब ऊपर रेजिस्टेंस नहीं होता है तो 10 से 15% मूव उसका मिनिमम होता ही होता है। तो ये सारे स्टॉक्स तभी मिलेगा जब तुम लोग हर रोज 177 के आसपास, फिर भी तो मेरे क्राइटेरिया तो ये 65 नहीं रहता, मेरे क्राइटेरिया में 60 60 50 रहता है। ये तो मैंने स्टॉक्स छांटने के लिए 65 दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में तुम लोग नहीं कर पाओगे। इतने सारे स्टॉक्स अगर तुम लोग देखोगे तब जाके इस टाइप का स्टॉक्स तुमको मिलेगा, क्योंकि जो रेंज में है उसी स्टॉक्स पे खेलने के लिए मजा आता है। जो भाग जाएगा, जो भाग जाता है उस स्टॉक्स पे कोई मजा नहीं है, उसमें तो ऑलरेडी मूवमेंट दे दिया है। ये जो रेंज है, ये जब तक नहीं फटेगा मैं इसको नहीं लूंगा, जब फटेगा तब ये मूवमेंट देगा। क्योंकि इसका मैंने देखा कि जब जब ये ब्रेकआउट देता है, इसका मूवमेंट देखो, जब जब ब्रेकआउट देता है तो ये अच्छा खासा बना के देता है मुझे पैसा, ठीक है। तो यही रीजन है, इनफैक्ट ये फ्लैग पैटर्न में बना रहा है। तो यही वजह है कि ये जो रेंज वाला है, ये रेंज वाला स्टॉक्स तुम्हें ढूंढना है, उसी स्टॉक्स पे काम करना है। अब मैंने हिताची क्यों दिया, हिताची का ऑलरेडी एंट्री हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी एंट्री हो चुका है। हिताची का एक्चुअल एंट्री हुआ था इस जगह पे, हुआ था हिताची का एक्चुअल एंट्री। ओके, मेरा इसी जगह पे ऑलरेडी एंट्री हो चुका था। ऊपर जाने के बाद हमेशा देखना कि जो रेजिस्टेंस है, मार्केट एक बार ना एक बार तुमको फंसाएगा, दिख रहा है। तो मेरा यही रीजन है, मैं 50 एसएमए को इतना क्यों प्रेफर करता हूँ, रीजन यही है। मेरा स्टॉप लॉस एक तो कम होगा, 50 एसएमए के पास जो स्टॉक्स आएगा वो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50 एसएमए को क्रॉस, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 50 एसएमए को क्रॉस करेगा नहीं। अगर मार्केट 50 एसएमए को क्रॉस कर दिया तो वो सीधे जाके गिरेगा 200 एसएमए, मतलब वो फॉल है। जितने सारे हैं देख लेना, ये रेंज बाउंड था। 50 एसएमए आने के बाद ये 200 तब यहाँ पे होता है। 50 एसएमए जब जब ब्रेक होता है एक फॉल आता है। तो इसी वजह से 50 एसएमए को मैं इतना प्रेफर करता हूँ। टाटा का ये वाला मेरे को अच्छा लगा, वो तो मैंने ऑलरेडी बताया। यहाँ से भी इसका सिर्फ 7% है, बट ये फिर भी बहुत ऊपर है, मेरे लिए ये रिस्की है, ठीक है, बहुत ऊपर गया ये। इतना ऊपर रिस्की होता है क्योंकि मार्केट, मैंने पहले ही बोला एवरेज। हाँ ये वाला है ग्लेन फार्मा भी मैंने दिया, ये ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया। ग्लेन फार्मा आई थिंक मैंने 2-3 दिन पहले दिया था, तो लास्ट डे ये अपना ब्रेकआउट दिया, ऊपर नीचे करके कर सकते हैं। इसमें भी अभी भी बचा हुआ है, कितना परसेंट बचा हुआ है अभी भी, एटलीस्ट हम लोग 10% पकड़ के चले तो यहाँ तक एक मूवमेंट दे सकता है। तो ब्रेकआउट के बाद हम लोग 2-3 दिन के लिए कोई स्टॉक्स ले सकते हैं, क्योंकि उसमें मूवमेंट बचा हुआ रहता है। बट जो स्टॉक्स ब्रेकआउट में 10-12% दे दिया उसमें कभी भी नहीं घुसना, फंस जाओगे। तो ये मैंने करीब 250-300 स्टॉक सिलेक्ट करने के बाद मुझे टोटल 10-11 के आसपास स्टॉक्स आया। ये तो मैंने उस टाइम पे दिखाया था। ये भी एक अच्छा खासा मुझे लग रहा है, क्योंकि एक सेलर जोन है, जैसे ये ब्रेक करेगा एंड ये 65 आप जाएगा तो एक अच्छा खासा मूव देगा। बट कॉलगेट के लिए मूव ज्यादा नहीं होता है, पहले बता देता हूँ। ये प्रीवियस में अगर देखेंगे तो छोटा छोटा मूव ही आता है, मतलब 5-6% का आएगा, बस निकाल लो। ये भी है,
ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया। ये अगर ऊपर जाता है यहाँ पे और यहाँ पे इसका प्रॉफिट बुकिंग होगा। बस कंडीशन वही है, 65 होना चाहिए। इसने अभी तक पूरी तरह से अपना बनाया नहीं। अगर मैं ऐसा बनाऊं तो ये इस जगह पे आएगा, बट ये इतना इंक्लाइन है तो मैं चाहता हूं इसमें इतना सेलिंग वगैरह आया है तो यहाँ तक वो ब्रेक करे, तब जाके इसमें एंट्री करूंगा। क्योंकि देखिए पेनी स्टॉक्स है, वैसे पेनी स्टॉक्स में सजेस्ट करता नहीं हूँ, अगर मैं करूंगा तो इस जगह पे करूंगा। तो इस हिसाब से अपने को स्टॉक सिलेक्शन करना है। जब जब देखोगे कोई भी स्टॉक्स में देखोगे 65 के ऊपर जाएगा तो मतलब वो भागेगा, तो पेनी स्टॉक से छोड़ो। ये कौन सा है? ग्लैंड फार्मा। जब जब 65 के ऊपर जाता है, एंड वीकली भी चेक करना है, तो इसमें शार्प मूव है। एंड ये मूव जो है, यहाँ पे अगर एंट्री होता है 1 2 3 4 5 6, मतलब एक हफ्ते में तुमको अच्छा खासा पैसा देके जाएगा, जो तुम किसी और जगह पे तुमको मिलेगा नहीं। 65 के एरिया छोड़ के अगर फॉर एग्जांपल ये है 50 के आसपास, कुछ लोग 50 भी चूज करते हैं। अगर यहाँ पे मैं एंट्री करता हूँ, कितना ये कितना परसेंट है? ज्यादा नहीं है, फिर भी 10% देखे गए। बट जब जब 65 के ऊपर जाता है तो देखो क्या मूव आता है। तो यही मेरा वजह है कि इस वजह से तुम लोग इसको चूज करो, इस प्रोसेस को फॉलो करो, इसमें काम करो कुछ दिन तक। एंड उसके साथ साथ मैं और भी पैटर्न और भी स्ट्रेटेजी में बताते जाऊंगा। अगर कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं चाहिए, सिर्फ मैंने जो ये वीकली मंथली 65 एंड 60 वाला जो मैंने बोला है एंड ब्रेकआउट वाला बोला है, इतना भी अगर कर दिया, तुमको कोई स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतना ही काफी है। तुम लोग बिलीव नहीं होता, बैक टेस्ट करो तब जाके समझोगे। अब आते हैं पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी फिलहाल तुम लोग 2 4 स्टॉक्स लेके काम करोगे। जब तुमको बड़े काम करना है तो कैसे करोगे वो मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास कितने 1 लाख रुपए का कैपिटल है। मैं स्टॉप लॉस कहाँ पे यूज करूंगा? 50 SMA के आसपास। तो क्या है मेरा 28 रुपए का, सॉरी 30 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल 30 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस है। तो 30 रुपए का स्टॉप लॉस अगर है, एंड तुम्हें ये डिफाइन करना है कि, कैलकुलेटर निकाल लेता हूं, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैक्सिमम मैं 8% तक मैं लूज कर सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं। मैं एक ट्रेड में अगर 1 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूं तो 8% से ज्यादा मैं लॉस झेल नहीं सकता हूं। तो 8% का मतलब क्या हो जाता है? 8,000। 8,000 भी बहुत होता है, बट मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ कि 8,000 बहुत होता है। 8,000 से ज्यादा मैं एक ट्रेड में लॉस नहीं करूंगा जहां पे मैं 1 लाख रुपए डिप्लॉय कर रहा हूँ। क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड का रूल्स ही है, पूरे कैपिटल का 8% से ज्यादा आप लूज करोगे तो कभी आप प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। अब आ जाता है 8,000। अब यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूं कि इनमें से मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 30 रुपए का है। तो मैं मेरा जो लॉस है उसको अगर 30 से डिवाइड करता हूं तो मैं देख पा रहा हूँ सिर्फ 200 266 या फिर 267 क्वांटिटी ही मैं ले सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। तब जाके मेरा 8%। अब क्या होता है, मैं यहाँ पे लॉजिक बताता हूँ कि 266 है और यहाँ पे स्टॉक्स का प्राइस कितना है मेरा 420। कहाँ पे है स्टॉक्स का प्राइस? मैं जहाँ पे बाय कर रहा हूँ, लोगों का गलती क्या है वो बताता हूँ, 445। तो लोग क्या करते हैं कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं तो 445। तो मतलब इसमें भी नहीं आ रहा है, तो हमें क्वांटिटी और कम करना होगा। ठीक है, सो अपने को क्वांटिटी कम करने के लिए यहाँ पे 250 इंटू
कितना होता है 445। सो ये कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करके रात को ही रखना है, फिर भी बहुत ज्यादा हो रहा है। मेरे ख्याल से लगता है 230 क्वांटिटी आएगा इनटू 445। तो करीब 1 लाख के आसपास, 230 के आसपास क्वांटिटी आता है। अब देखो इसमें क्या है, प्राइस इतना है इस वजह से 1 लाख रुपए लग गया। कभी कभी क्या होता है कि अगर मैं देख रहा हूँ मेरा 8,000 लॉस है, ठीक है, अब मेरा यहाँ पे क्या है, मैंने रिस्क रिवॉर्ड तो कम कर दिया, इस वजह से तुमको इतना सारा यहाँ पे दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने एक बड़ा वाला कोई स्टॉक्स देखते हैं, कोई यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ट्रेड ले रहा है, ठीक है, तो ये है 249 का स्टॉप लॉस। तो 249 का अगर स्टॉप लॉस है, सो 1 लाख में मैं 8,000 खो सकता हूँ। सो मैं क्वांटिटी चूज करने के लिए 250, मैं आइडियल 32 स्टॉक्स ले सकता हूँ। इसको जब मैं कितना, 3,000, 296, चलो 3,000, 96,000, तो ये आ जाता है। तो ये जो रूल्स होता है, इस रूल्स को फॉलो करो तो देखोगे तुम्हारे 1,000 के आसपास स्टॉक्स आ जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि मेरा 8% है, तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास अगर ज्यादा कैपिटल है मैं पूरा उठा लेता हूँ, 8,000 पे मैं निकल जाऊंगा। फिर उसमें क्या होगा कि उन्होंने अपना क्वांटिटी साइज मेंटेन नहीं किया, उनके दिमाग में क्या है, 8,000 लॉस होने से मैं बाहर निकल जाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे 30 के जगह पे उन्होंने 100 क्वांटिटी ले लिया, जहां पे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से उनका बैठता है 32 या जो भी हम लोग ने देखे हैं। अब उनके पास बहुत पैसा है, उन्होंने ले लिए 100 क्वांटिटी। वो देख रहा है कि मेरे पास तो सॉरी, और एक जीरो होगा, मेरे पास बहुत पैसा है मैं ले लेता हूँ, जब मेरा 8,000 आएगा मैं निकल जाऊंगा। तो उनको क्या होता है, 8,000 दिखता है क्योंकि जब मार्केट लिटिल बिट नीचे आएगा उनको दिखेगा कि हाँ 8,000, क्योंकि उनका क्वांटिटी ज्यादा हो गया, क्वांटिटी ज्यादा हो गया। तो इस एरिया पे भी अगर मार्केट आएगा उनको देखिए 8,000 लॉस है, बाहर निकल जाएगा। अगर आप प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके जाओगे, आपके यहाँ पे 30 क्वांटिटी है, तो आपको कभी डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस तक आएगा ही नहीं, आपका 8,000 लूज होगा ही नहीं, 2-3,000 होगा, आप बिंदास रहोगे। तो इसी वजह से क्वांटिटी हमेशा डिपेंड होता है अपना स्टॉप लॉस के बेसिस पे, तुम कितना लॉस झेल सकते हो उसके ऊपर। मैं 30 क्वांटिटी का लॉस झेल सकता हूँ, तो मैं 100 क्वांटिटी क्यों उठाऊं। तो यही रीजन होता है लॉस होने के लिए। तो कैसे क्वांटिटी डिसाइड करेंगे, फिर से बता देता हूं। सो 8% अगर मेरा 1 लाख कैपिटल में है, वो अपने क्वांटिटी के हिसाब से, अपने कैपिटल के हिसाब से डिसाइड कर लेना किसका कितना है, डिवाइडेड बाय ये मेरा रिस्क झेलने, एक ट्रेड में रिस्क लेने का मेरा हिम्मत है, डिवाइडेड बाय मैं ट्रेड लेने जा रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, 30 रुपए मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। सो मैं 266 मैक्सिमम मैं ट्रेड ले सकता हूं, इतना मेरा झेलने का हिम्मत है। अब ये देखना होगा कि तुम्हारे पास उतना कैपिटल है कि नहीं, अगर नहीं है तो इसको कम कर दो। जिनके पास 10 लाख 12 लाख कैपिटल है, तो वो लोग इस हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। पोजीशन साइजिंग, क्वांटिटी कैसे क्या करना है समझ में आ गया। कुछ डाउट है तो अभी पूछो। कुछ डाउट है पोजीशन साइज लेके या फिर कोई भी चीज, कैसे क्या काम करना है, कोई भी डाउट है तो फटाफट पूछ लो। यहाँ तक समझे सर, एक बार वीडियो अगेन देखेंगे।
और प्रैक्टिस करते तो फिर समझ में आएगा कहीं पे डिफिकल्टीज आ रही है। पोजीशन साइजिंग क्लियर होगा सर। ठीक है। एंड ये जो है हमेशा याद रखना, ब्रेकआउट जब हो रहा है एटलीस्ट वो 65 के ऊपर आरएसए होना चाहिए। वीकली एंड राइट। मंथली भी 65 के ऊपर होना चाहिए, इतना एटलीस्ट देख लेना। जो स्टॉक्स 50 एसएमए के नजदीक होगा उसमें तुम लोग ज्यादा प्रॉफिट राइड कर पाओगे। अगर वो दूर है, अब नहीं मिल रहा है, जब मेरा बुल रन में मार्केट चल रहा है, तो वो 20 एसएमए के आसपास एटलीस्ट सपोर्ट ले तब देखना। 20 एसएमए से भी अगर दूर है तो मत लेना, क्योंकि मार्केट वहां पे रिवर्स आएगा। तो मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिए चीजें, वो देख लेना। कोई भी डाउट होगा तो देखो, बैक टेस्ट करो चीजें, पुराने चार्ट में खोलो, खोल के देखो कि जो मैंने बताया वो सही में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड ये जो मैंने स्कैनर दिखाया उस चीज को खुद से बनाओ। खुद से बनाओगे तो क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो उसको तुम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे भी चेंज करोगे, स्टॉक्स निकाल लोगे। ठीक है। कुछ दिक्कत होगा तो मेरे को पूछ लेना। तो आई होप और कोई डाउट नहीं है। चलो रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।